हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपके हर एक वनडे एग्जाम, इनफैक्ट आपके यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आज हमें इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करना है और मैंने सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हर एक ग्रुप को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे एमसीक्यू और पीवाईक्यूज को भी कवर किया गया है। सो काफी यूजफुल सेशन होने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक आपको ये देखना है। तो देखिएगा, मैंने सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे आते हैं आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां की कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया है जिसे हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें आपको हम डिस्कस करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। विम्स्टेक के बाद है एससीओ। एससीओ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन इज दैट क्योंकि रिसेंटली एक नई कंट्री की एंट्री भी एससीओ में हुई है जिसका नाम क्या है, बेलारूस है। और एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपको देखने को मिलते हैं। फिर आसियान कंट्रीज के बारे में बात करेंगे और आसियान के बाद हम बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट संगठन है। रीजन ये है कि आप देखेंगे रिसेंटली कुछ नई कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया और ब्रिक्स का समिट भी होने वाला है अक्टूबर मंथ में रशिया में, राइट। तो हम इनको देखेंगे। सेकेंड नंबर का जो ग्रुप है उसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रेजेंटली न्यूज में है। पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन आपको पता है ब्रिक्स ने किया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी एक नई कंट्री की एंट्री हुई है, उसका नाम क्या है, अल्जीरिया। अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आईएमएफ। आईएमएफ रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि आपको पता है इसने $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया है पाकिस्तान को। आज मॉर्निंग 9 AM के करंट अफेयर्स में हमने इस बात को डिस्कस किया था। फिर आता है वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको दिखने को मिलेगा। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ग्रुप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम यूनाइटेड नेशन पर डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है कि 79 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर WHO के बारे में बात करेंगे क्योंकि WHO और इंडिया के बीच में कई तरीके के एग्रीमेंट हुए हैं और WHO ने रिसेंटली मंकी पॉक्स को लेकर भी एडवाइजरी इशू की है, इमरजेंसी डिक्लेयर की है, करेक्ट। फिर आता है WTO। काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडिया एंड WTO। फिर हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। आप सभी को पता है कि 43rd नंबर की यूनेस्को साइट हमने डिक्लेयर की है चराइदेव मैदान को, जो कि आसाम में है। और फिर बात करने वाले हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और आज मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि WIPO ने अपनी 17th नंबर का एडिशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का पब्लिश किया है जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है एंड 133 कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया 39 पोजीशन पे है। ये मॉर्निंग में हमने डिस्कशन किया था। तो इस सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको न्यूज में मिल जाएंगे। एंड लास्ट ग्रुप आता है अदर ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 के बाद हम बात करेंगे G7 के बारे में। अगर आप लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपका आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम हुआ था तो G7 से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपका जो RBI फेज 1 एग्जामिनेशन हुआ था उसमें FATF से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ से ये समझ में आया ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज तो न्यूज में है और दूसरा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो या आपका SSC डिफेंस रेलवे एग्जाम हो। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और पहली बार शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहली बात आती है विम्स्टेक। विम्स्टेक का एब्रीविएशन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है तो एब्रीविएशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। विम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉर्पोरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज हैं, इनका ही एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा विम्स्टेक में आपको टोटल 7 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। 5 कंट्री जो है वो साउथ एशिया की हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। एंड 2 कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। अब इन 7 कंट्रीज के नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल सी कहानी है। अच्छा, NIT में क्या होता है? तो NIT जो कॉलेज है या IIT जो होते हैं उनमें इंजीनियरिंग होता है, लेकिन पता एक बच्चा है
जो NIT से MBBS कर रहा है। तो ट्रिक क्या हो गई कि एक बच्चा है जो NIT से MBBS कर रहा है। बस ये 7 कंट्रीज हो गई आपकी विम्स्टेक के, आपको 7 कंट्रीज के नाम याद हो गए। N से हो जाएगा नेपाल, I से क्या हो गया इंडिया, T से हो गया यहाँ पे ये थाईलैंड, M से म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। ओके, एक बार रिपीट कर दूं, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड B फॉर बांग्लादेश एंड S फॉर श्रीलंका। तो ये 7 कंट्रीज जो है वो विम्स्टेक के मेंबर हैं। विम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट या सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में सिचुएटेड है। ठीक है, आप देखेंगे कि 6 जून 1997 में विम्स्टेक का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली केवल 4 ही कंट्री विम्स्टेक का पार्ट थी। अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में साइन किया गया था। सो अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन विम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ है और इनिशियली 4 कंट्रीज का एक ब्लॉक था जिसको विस्टेक कहा जाता था, जिसमें आपको बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड देखने को मिलेंगे। 1997 में म्यांमार ने एंट्री ली थी और उसके बाद 2004 में भूटान और नेपाल ने एंट्री ली। इसके बाद आज हम इसे विम्स्टेक कहते हैं। अच्छा, विम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंटली कौन है? तो विम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल आपको इंद्रमणि पांडे जी देखने को मिल जाएंगे। डन। तो ये विम्स्टेक के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई, इतना ही काफी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रिसेंटली 10th नंबर का SCO का मेंबर बन चुका है। ये जो बेलारूस दिख रहा है, जो कभी ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करता था, अभी रिसेंटली जो SCO की मीटिंग हुई थी उसमें आप देखेंगे कि बेलारूस ने भी SCO में एंट्री ले ली है। ठीक है, तो आपको अभी प्रेजेंटली SCO में 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। SCO एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी अलायंस है। इसको फॉर्म किया था 2001 में और इसके फाउंडिंग फादर्स कौन है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो 2001 में इन कंट्रीज ने मिलकर SCO का फॉर्मेशन किया था और इसकी जो पहली समिट हुई थी वो संघाई में हुई थी, चाइना में, इन 2001। ठीक है, SCO का पर्पस क्या है? आपका जो म्यूचुअल सपोर्ट करना एक दूसरी कंट्रीज को इन द एरिया ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। और यहाँ पर जो SCO का सेक्रेटरीट है उसमें आप देखेंगे रशियन और चाइनीज आपकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। तो एक तरीके से कह सकते हो कि SCO में जो डोमिनेंस है वो रशिया और चाइना का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चाइनीज और रशियन यहाँ पर आपको वर्किंग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 2017 की बात है। 2017 में अस्ताना में SCO की मीटिंग हो रही थी और SCO की मीटिंग में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने SCO में एंट्री कर ली थी। ठीक है, इतनी चीजें। और 2021 में ईरान एक और देश है जिसने SCO में अपनी एंट्री की 2021 में, और ईरान ऑफिशियली 2023 में SCO का मेंबर बन गया। 2023 में ऑफिशियली ईरान SCO का मेंबर बन गया और रिसेंटली 10th नंबर का SCO मेंबर कौन बना है? बेलारूस। अच्छा, इसका परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर सचिवालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी प्रेजेंटली आप देखोगे तो अफगानिस्तान और मंगोलिया आपको ऑब्जर्वर कंट्रीज देखने को मिलेंगी SCO में। ऐसा बहुत सारे जानकार लोगों का कहना है कि जब नेक्स्ट ईयर SCO की मीटिंग होगी ना तो मंगोलिया को फाइनल फुल एंट्री मिल जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तब हम समझेंगे। इसके अलावा सितंबर 2022 में जो SCO का समिट हुआ था, कहां पर? उज्बेकिस्तान में। 2022 में जो SCO का समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में, उसमें वाराणसी को टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल फॉर 2022-23 डिक्लेयर किया गया था बाय द SCO। नाउ बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो करेंट सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग। ठीक है, ज़ैंग मिंग आपको करेंट सेक्रेटरी जनरल देखने को मिलेंगे। आज बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और हो सकता है कि 6 मंथ बाद आपका एग्जाम हो, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में अपियर होने से पहले बस ये चेक कर लेना कि चेंजेस तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंटली तो यही है। अगर फ्यूचर में चेंज हो जाता है तो प्लीज आप इसको अपडेट करते रहना। ओके जी, चलो नेक्स्ट।
अब बात करते हैं 2024 की एससीओ की समिट के बारे में। तो 2024 में एससीओ की समिट कहाँ पर कंक्लूड हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में ये समिट कंक्लूड हुई है और इसकी जो प्रेसिडेंसी है अब वो मिल चुकी है चाइना को। मतलब अगली जो 2025 में एससीओ की मीटिंग को होस्ट करेगा वो कौन करेगा? चाइना करेगा। चाइना को चेयरमैनशिप ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा चाइना का एक शहर भी है जिसका नाम है क्विंगडाओ, ठीक है। इसे अपॉइंट किया गया है एज अ एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल फॉर 2024 to 25। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अस्ताना में जब आपकी मीटिंग हो रही थी एससीओ की, 24 नंबर की जो एससीओ समिट हो रही थी अस्ताना में, वहां पर अस्ताना डिक्लेरेशन को साइन किया गया है और 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को भी साइन किया है ऑन द सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड, फाइनेंस। अब एससीओ जो है वो पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, क्योंकि एससीओ देखो आप, एससीओ में इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो 40% आबादी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का ये $23 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट अगला देश आता है, अगला जो ग्रुप आता है वो आता है आसियान। सो आसियान कंट्रीज के बारे में हम पहले देख लेते हैं। ये आपको आसियान कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। ठीक है, अब ये आसियान कंट्री जो है वो 10 हैं, 10 मेंबर हैं और इनके और हमारे काफी अच्छे रिलेशन हैं। ठीक है, इंडिया एंड आसियान कंट्री के 30 इयर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा हमारा रिलेशन और काफी सारी कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक आसियान कंट्री है सिंगापुर, रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया के अंदर हमने अपना एक ऑफिस जो है वो सिंगापुर में ओपन किया है। तो काफी अच्छे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे आसियान देशों के साथ। अब आपको ट्रिक देखनी है कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए कैसे याद रखेंगे? तो हुआ क्या था, हम टीवी देख रहे थे और टीवी देखते समय, टीवी देखने पर हमको यहाँ पर एक ऐड मिली LIC की, और जो टीवी देख रहा था वो एक MBBS स्टूडेंट था। तो एक MBBS स्टूडेंट टीवी पर LIC की ऐड देख रहा है। एक MBBS स्टूडेंट है जो टीवी पर LIC की ऐड देख रहा है। सिंपल। अब याद कैसे रखना है? MBBS, मलेशिया, ब्रुनेई, फिर यहाँ पे वर्मा याद रख लीजिए, और वर्मा को हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं, एंड सिंगापुर। ओके, MBBS, मलेशिया, ब्रुनेई, वर्मा या फिर म्यांमार एंड सिंगापुर, ये हो गए 4 कंट्री। अब टीवी से आ जाएगा आपका थाईलैंड एंड वियतनाम। टीवी पर P से आगे आपका फिलीपींस, और LIC की ऐड देख रहा है लाओस, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया। तो आपने पहले तो ब्रिक्स कंट्रीज के बारे, बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में बात की थी कि एक NIT का बच्चा है जो MBBS कर रहा है। ठीक है, अब बेचारा MBBS कहाँ से कर रहा है? NIT से कर रहा है। तो वो क्या करने लगा, उसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो वो टीवी देखने लगा। और टीवी पे क्या देख रहा है? टीवी पे ये जो MBBS वाला बच्चा है, ये टीवी पर LIC की ऐड देख रहा है। तो आपको यहाँ से आसियान कंट्रीज और बिम्स्टेक कंट्रीज के नाम याद रखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ओके, आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इन कंट्रीज के नाम, एटलीस्ट रीजनल जो कंट्रीज है, रीजनल जो ग्रुप्स है, उनकी कंट्रीज तो आपको याद रखनी है आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अब बात करेंगे आसियान का एब्रीविएशन या फुल फॉर्म क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इट इज आसियान। इट इज अ रीजनल ग्रुप। इसका पर्पस क्या है? एम टू प्रमोट इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर। 10 मेंबर कंट्री आपको देखने को मिलेंगी। एंड 8th ऑफ अगस्त 1967 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका भी फॉर्मेशन होता है। डेट याद रखना, क्योंकि हर साल हम 8th ऑफ अगस्त को आसियान डे भी मनाते हैं। 8th ऑफ अगस्त को हम आसियान डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8th ऑफ अगस्त को 1967 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक में आप देखेंगे इसका फॉर्मेशन हुआ है। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज प्रेजेंटली कितनी है? 10 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं फाउंडिंग फादर्स के बारे में। आसियान ग्रुप को किसने फॉर्म किया है? सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। नेक्स्ट आता है इसका मोटो क्या है। सो मोटो है
वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, इसका आपको मोटो देखने को मिलेगा। इसका सेक्रेटरीट या फिर सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है एंड प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो डॉक्टर काओ किम हॉर्न, ये आपको देखने को मिलेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान। डन इतनी चीजें। 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया। नाउ बात करते हैं इकोनॉमी कॉर्पोरेशन। तो आसियान जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग हम अपना 10.6% जो ट्रेडिंग है वो आसियान कंट्रीज के साथ करते हैं और इंडिया का जो एक्सपोर्ट टू आसियान कंट्री वो 11.28% है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। आसियान जो कंट्रीज उनका मार्केट यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका के बाद 3rd नंबर का लार्जेस्ट मार्केट है। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी आसियान ग्रुप में, 3rd इन एशिया। और यहाँ पे आप देखोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आपको कई सारे देशों के साथ मिल जाएगा। तो आसियान कंट्रीज का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर से बाद में चेंज हो जाता है। बस याद रखना कि 8 अगस्त को आसियान डे हमने सेलिब्रेट किया। डन। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। यहाँ पर अगर आप भी किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे या फिर डिफेंस एग्जाम हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू की समझ कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यूज। तो यहाँ पर देखिएगा एसएससी जनरल अवेयरनेस की पीवाईक्यू ई बुक को मैंने लॉन्च किया है, जिसमें पिछले 5 सालों के एसएससी के अलग अलग एग्जाम जैसे कि जेई एग्जाम है, सीपीयू एग्जाम, एमटीएस, इसके अलावा आपका सीजीएल एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से और ये अवेलेबल हो जाएगी आपको प्ले स्टोर में। ठीक है, जब आप प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी और स्टैटिक की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। और आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, जल्दी से एक काम और कर दो, मेरा लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक बटन पे क्लिक करना तो कोई भी नहीं भूलेगा। ओके, चलो अब बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है। इनिशियली आप देखेंगे 5 कंट्रीज काफी लंबे समय से ब्रिक्स में देखने को मिल रही थी। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो ब्राजील है, ब्राजील के बाद आपको देखने को मिलता है रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आपको 5 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, लेकिन रिसेंटली 5 और कंट्रीज यहाँ पर जुड़ गई हैं और टोटल जो ब्रिक्स नेशंस हो गए हैं वो 10 हो गए हैं। पहले अर्जेंटीना को भी जुड़ना था लेकिन अर्जेंटीना ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। अब ये जो 5 न्यू कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो हमें देखना है। तो ये 5 नई कंट्रीज हैं। इजिप्ट के बाद आता है इथोपिया के बाद आप यहाँ देखेंगे ईरान, फिर आपका सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं। कौन कौन सी? ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इथोपिया। अब कैसे याद कर सकते हो? ICU, ये आपकी वो 5 कंट्री हैं जिन्होंने रिसेंटली एंट्री ली है ब्रिक्स में। I फॉर हो गया ईरान, S से हो गया सऊदी, E फॉर इथोपिया, E फॉर इजिप्ट और U फॉर UAE। तो ये 5 नई कंट्री आपको ब्रिक्स में देखने को मिलेंगी। तो ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड की जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है उसका ग्रुप आपको ब्रिक्स कहलाता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतनी चीजें। इनिशियली केवल 4 ही कंट्री थी जिसको हम ब्रिक कहते थे। ठीक है, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री हो गई, उसके बाद हम इसको ब्रिक्स कहने लगे। ओके है। 15th नंबर का जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था 2023 में, और अभी जो 16th नंबर का ब्रिक्स समिट हो रहा है होगा अक्टूबर में, उसको होस्ट करेगा रशिया के कजान में आप देखेंगे जो 16th ब्रिक्स समिट अक्टूबर 2024 में होगा। और डेफिनेटली इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जब G7 ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, उसके साइड में ही सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में आप देखेंगे ब्रिक्स कंट्रीज का ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ था। और पहले नंबर का जो ब्रिक्स कंट्रीज का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था 2006 में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात हमको क्या पढ़नी चाहिए कि 2009 में पहली बार ब्रिक कंट्रीज का समिट हुआ था। कहाँ पे? यक्तिनबर्ग में हुआ था, रशिया में। और यक्तिनबर्ग वो जगह है जहाँ पे रशिया ने हमें परमिशन दी है अपना नया कॉन्सुलेट जनरल ओपन करने की। रिसेंटली रशिया ने हमें अप्रूवल दे दिया है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। 2009 के बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स में एंट्री ले ली थी। अगला जो समिट हमें याद रखना है वो 6 नंबर का ब्रिक्स समिट है। और 6 नंबर के ब्रिक्स समिट में 2014 में क्या हुआ था? यहीं पर फॉर्मेशन हुआ था आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ब्रिक्स कंट्रीज ने ही किया है, 2014 में किया है। अगर पूछ लिया जाए किस डिक्लेरेशन के अंदर इसको साइन किया गया, फॉर्म किया गया, तो आप देखेंगे 2014 में फोर्टल्जा डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसके बाद 6 नंबर की ब्रिक्स समिट में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके है जी। नेक्स्ट है 2015 में ऊफा डिक्लेरेशन साइन हुआ था। 7th नंबर की जो ब्रिक्स समिट रशिया में हुई थी, तो ऊफा डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया गया था, जिसमें आप देखेंगे कई सारे टॉपिक को कवर किया गया था, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एटसेट्रा। अब इंडिया, तो इंडिया ने 3 बार ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। ठीक है, आप देखेंगे 2012 में किया था, 2016 में, और 2021 में जो 13th नंबर की ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इंडिया की चेयरमैनशिप में वर्चुअली हुई थी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 2022 में बीजिंग डिक्लेरेशन साइन किया गया था। बीजिंग डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट हुआ? 14th नंबर की ब्रिक्स समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था, जहां पे बोला गया था कि हम सपोर्ट करेंगे, हम सभी ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से बातचीत करके रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो 2016 में क्वेश्चन है। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय द एपीसीए। अभी हमने देखा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को तो ब्रिक्स कंट्रीज ने सेटअप किया है। द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अभी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में न्यू डेवलपमेंट बैंक को पढ़ने वाले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में आपको मिल जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था ना, और वापस से न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज में है, तो हो सकता है वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फोर्टल्जा डिक्लेरेशन है जो रिसेंटली न्यूज में था उस समय, इसका रिलेशन किससे है? तो आप देखोगे ब्रिक्स कंट्रीज से है। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज से है, 2014 में हो रहा है और इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन किया जा रहा है। डन इतनी चीजें। चलिए, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पूछा जा सकता है कि पहले प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट कौन मिलेंगे? तो केवी कामत फ्रॉम इंडिया आपको पहले प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के 2014 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट है कितनी बार इंडिया ने होस्ट किया है ब्रिक्स समिट? तो 3 बार किया है, 2012 में, 2016 में एंड 2021 में। अभी जो ब्रिक्स शब्द है वो किसने दिया था? तो ब्रिक्स शब्द जो है वो 2001 में दिया गया था। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनील। ठीक है, इन्होंने इस वर्ड को दिया था, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। ओके है जी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जैसा कि हमने मेंशन किया है कि ब्रिक्स कंट्रीज ने इसका फॉर्मेशन किया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने मिलकर ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट, जो कि कहां पर हुई थी? फोर्टल्जा, आप देखेंगे फोर्टल्जा ब्राजील में हुई थी 2014 में, और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना में देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, और कोई भी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, चाहे वो ब्रिक्स की मेंबर हो या ना हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, तो मेंबरशिप इसकी ओपन रहती है।
अगली बात करते हैं तो इनिशियल जो इसका कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल है जिससे आपने बैंक को एस्टेब्लिश किया है, वो है $100 बिलियन। $100 बिलियन के ऑथोराइज्ड कैपिटल से आपने इसको एस्टेब्लिश किया है। मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि पहला जो फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, वो कौन होगा? रशिया से होगा। मतलब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का हेड होगा वो कौन होगा? रशिया से होगा। पहला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो ब्राजील से होगा। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम इंडिया, इसलिए पहले जो प्रेसिडेंट है वो आप देखोगे कि मिस्टर कामत को बनाया गया था जो इंडिया से थे, क्योंकि ये डिस्कशन यहाँ पर मीटिंग में हुआ था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर का हेड रशिया से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड ब्राजील से होगा और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया से होगा, इसलिए ये सारा काम यहाँ पर किया गया। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को रिसीव हुआ है एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 2018 में इसे 2018 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा पहला जो रीजनल ऑफिस है, इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर तो आपको पता है संघाई में है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पहला रीजनल ऑफिस ओपन किया गया था वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ओपन किया गया। और सेकेंड नंबर का जो रीजनल ऑफिस ओपन किया गया वो 2019 में ओपन किया गया। कहां पर? ब्राजील में, उसके बाद मॉस्को रशिया में। ठीक है, अब बात करते हैं इस बैंक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल थी $100 बिलियन की और इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल $50 बिलियन की थी, और इस कॉर्पस के साथ फॉर्मेशन हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। मेंबरशिप की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट करना, मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, promoting competitiveness and the facilitating job creation, building a knowledge sharing platform among the developing countries, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड रिसेंटली आप देख रहे हैं कि अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं, मतलब आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों कंट्री न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो पार्ट है ही। इसके अलावा 5 और कंट्री हैं जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। कौन कौन सी है वो कंट्री? तो आप देखेंगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इजिप्ट, इजिप्ट के साथ हो जाएगा आपका क्या? इजिप्ट के बाद हो जाएगा UAE, उरुग्वे, और अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है अल्जीरिया ने। ठीक है, तो अल्जीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, उरुग्वे और UAE, ये 5 कंट्री और है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर चुकी हैं और सबसे लेटेस्ट है अल्जीरिया। बाकी चारों ने 2021 में ज्वाइन किया था। ओके, बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, फिर आप यहां देखेंगे उरुग्वे। ओके, डन। चलिए अब मेजर प्रोजेक्ट जो इंडिया में रन हो रहे हैं, जो कि फंडेड है बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इट हैज कमिटेड फंडिंग टू द मेंबर ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। यहाँ पे जो मुंबई मेट्रो रेल है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कई तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किसने किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, तो इंडिया में 14 प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं जिसको फंडिंग किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, लगभग $4.2 बिलियन की। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट, अगर हम इसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस बैंक को गवर्न करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज के 5 ब्रिक्स कंट्रीज के मिनिस्टर शामिल होते हैं, वो इसे गवर्न करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वोटिंग पावर, तो हर एक कंट्री के पास अपनी एक वोटिंग पावर होती है। डिपेंड करता है कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक में शेयर कितना है, तो जितना आपका शेयर है उसके अकॉर्डिंगली आपको वोटिंग राइट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और न्यू कंट्रीज जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक मैंडेट है। मैंडेट ये है कि जो ओरिजिनल 5 ब्रिक्स कंट्री हैं इनके पास हमेशा 55% शेयर होगा वोटिंग का। बाकी आप अदर जो ज्वाइनर कंट्रीज है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक मैनेजमेंट इंक्लूड अ प्रेसिडेंसी विच रोटेट अमंग द ब्रिक्स मेंबर। ठीक है, ब्रिक्स मेंबर के बीच में ही एक प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE और उरुग्वे ने 2021 में ज्वाइन किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। रिसेंटली अल्जीरिया ने ज्वाइन कर लिया है। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। हुआ क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 1914 से लेकर 1916 के बीच में। आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध हुआ था। उस समय काफी खर्चा हो गया पूरे वर्ल्ड का, ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेला, पूरे वर्ल्ड का।
और यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला 1930s में, मतलब आप पूरे कंट्रीज की जो इकोनॉमी है एक तरीके से डिक्लाइन हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाए जिसके कारण हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो थोड़ा सा बूस्ट हो, थोड़ा सा स्टेबल हो। इसके लिए क्या किया गया, 1944 में, जुलाई 1944 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है, ठीक है। 1944 में क्या किया, 44 नेशंस ने मिलके, 44 कंट्रीज ने मिलके ब्रेटन वुड्स यूएसए में है, तो ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया गया, जिनमें से एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका वर्ल्ड बैंक। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इन्हें हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो जुलाई 1944 में इसको साइन किया गया था। ये बैकग्राउंड हो गया। अब बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्रिएट किया गया था 1945 में और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी मिल जाएगी। इसमें आपको 190 कंट्रीज देखने को मिलेंगे और आज़ादी के पहले ही हम आईएमएफ में ज्वाइन हो चुके थे, मतलब इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली आप देखेंगे ये कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की और इनको रीअपॉइंट किया गया है। उनका जो नया टेन्योर है 5 सालों के लिए, 5 ईयर के लिए, वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में किसी सेट में इनका नाम तो होने ही वाला है, ठीक है। नाउ बात करते हैं इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर में आपके जो आईएमएफ के जितने भी मेंबर नेशन है 190, हर एक कंट्रीज का अपना या तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर या आपके सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर है वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आपको 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलते हैं, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलते हैं जो डे टू डे पॉलिसी मेकिंग करना, डे टू डे डिसीजन लेने का काम करते हैं। फिर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि हेड होता है आपका आईएमएफ का, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लोग चुनते हैं 5 सालों के लिए और जो कि कौन है आप देख सकते हैं, क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा आपको देखने को मिल जाएंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ओके है जी। नेक्स्ट बात करेंगे आईएमएफ मेंबर एनी अदर स्टेट वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो या ना हो वो आईएमएफ को ज्वाइन कर सकता है according to the IMF article of agreement and terms prescribed by the board of governor। अब यहाँ पे कोई भी कंट्री आईएमएफ को ज्वाइन करती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको, ये बैंक है क्योंकि बैंक में आपको कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री जब आईएमएफ को ज्वाइन करती है और वो जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उसके वोटिंग राइट और उसका एसडीआर कोटा डिफाइन होता है, ठीक है। इतनी चीजें तो आप देख सकते हैं। Pay a quota subscription on joining the IMF. Each member country contribute a certain sum of money called the quota. कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं और कोटा सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आप जो कंट्री ज्वाइन हो रही है इसकी जीडीपी क्या है उसके अकॉर्डिंगली और उसके पास कितना फॉरेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वोटिंग राइट और कोटा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है आपका आईएमएफ में। ये जो कोटा फॉर्मूला है ये कैसा होता है, तो आपका 50% होता है उस पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी क्या है, फिर वो कंट्री कितनी लिबरल है, कितनी आपने प्राइवेटाइजेशन किया है, कितना ओपननेस है 30% कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमी वेरिएबिलिटी 15% और इंटरनेशनल आपका रिजर्व कितना है 5%। तो इस तरीके से इस वेटेज पे आपका कोटा डिसाइड किया जाता है आईएमएफ में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कोटा आपको डिफाइन होता है एसडीआर। अब एसडीआर कोई करेंसी नहीं होती, ठीक है ना। एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि एक आईएमएफ की यूनिट है। जैसे कि हमारे कोई यूनिट आपने डिफाइन कर दी, वैसे एक यूनिट होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ की यूनिट होती है जो कि करेंसी नहीं होती। यहाँ पे आपके अलग अलग आपका जो रिजर्व है, आपकी जीडीपी है, उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है कि आपका एसडीआर कोटा कितना है, ठीक है। इतनी चीजें। अब यहाँ पे जो एसडीआर बास्केट है, एसडीआर बास्केट में आपको 5 करेंसीज देखने को मिलती हैं। एसडीआर बास्केट में कौन कौन सी करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन,
पाउंड स्टर्लिंग एंड द चाइनीज रेनबिनबी। मतलब ये 5 कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब समझतिएगा कि कैसे एसडीआर यूज होता है और एसडीआर क्या होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट होता है, ठीक है, असेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज। और एसडीआर की जो वैल्यू होती है वो बास्केट ऑफ 5 करेंसीज पे बेस्ड होती है कि आपके पास इन 5 करेंसीज में कितना रिजर्व प्रेजेंट है, डॉलर, येन, यूरो, पाउंड एंड चाइनीज रेनबिनबी। इसको यूज कैसे किया जाता है, तो इसको यूज करने के लिए आप देखेंगे एसडीआर अलोकेटेड टू द आईएमएफ मेंबर कंट्री इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिलेटिव शेयर इन द आईएमएफ। आपका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंगली आपको एसडीआर डिफाइन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के पास जो एसडीआर कोटा है वो 2.6% के आसपास का कोटा आपको देखने को मिलेगा। तो आईएमएफ ने अपनी जो मेंबर कंट्री है उसको एसडीआर कोटा डिफाइन किया, मतलब आपके पास इतना इंटरनेशनल रिजर्व है। आपके पास कोई करेंसी नहीं, एक अमाउंट है 2.6% आपके पास कोटा है, ठीक है। तो आईएमएफ ने एसडीआर अलॉट किया कंट्री ए को। अब कंट्री ए को फॉरेक्स की जरूरत है, कंट्री ए को फंड की जरूरत है येन में, पाउंड में या फिर डॉलर में। तो वो क्या करेगी, तो कंट्री ए जो है वो कंट्री बी के पास जाएगी और कहेगी ये जो एसडीआर कोटा है आप इसको रख लो अपने पास और बदले में मुझे यहाँ पे करेंसी दे दो। कंट्री ए कैन एक्सचेंज इट्स एसडीआर विद कंट्री बी फॉर फॉरेन करेंसी रिजर्व। और कंट्री ए उस फंड का यूज वैक्सीन एंड अदर पर्पस के लिए कर सकती है परचेस करने में, ठीक है। डन इतनी चीजें। और यहाँ पे जो वोटिंग पावर होती है वो कोटा के अकॉर्डिंगली होती है, जिसके पास जितना ज्यादा कोटा उतनी ज्यादा उसके पास वोटिंग पावर। ओके है जी। अब अगर हम बात करें आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ कई तरीके की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि आप देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करता है और आईएमएफ ने कहा है कि FY25 में भारत का जो ग्रोथ है वो 7% रहेगा। ये नया फॉरकास्टिंग यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। इतनी चीजें। चलिए नाउ बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी होंगे वो एक्स ऑफिसो गवर्नर होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आईएमएफ। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा ऑल्टरनेट गवर्नर कौन होता है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं आईएमएफ में। नाउ बात करते हैं इंडिया का एसडीआर कोटा। तो इंडिया का जो एसडीआर कोटा है वो 2.75% है प्रेजेंटली, और वोटिंग राइट 2.63% वोटिंग राइट इंडिया के पास है। कहां पर, आपका आईएमएफ में। क्लियर हो गया। तो कोटा कैसे डिफाइन किया, तो जीडीपी का 50%, ओपननेस का 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% एंड इंटरनेशनल रिजर्व 5% से आपने कोटा को डिफाइन कर दिया। कोटा जो होता है तो 25% जो आपका कोटा होता है एसडीआर में वो इन 5 करेंसी के फॉर्म में होता है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड रेनबिनबी। और 75% जो आपका कोटा होता है वो अपनी ओन करेंसी में होता है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। तो अभी कुछ देर पहले हमने 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। इसका नाम इनिशियली वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसको हम बोलते थे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मींस IBRD के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बाद में फिर इसको हमने वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट किया। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली पार्टनरशिप है 5 इंस्टीट्यूट का, 5 इंस्टीट्यूट को सबस्यूम करके, उनको मर्ज करके और उनके साथ फंक्शनिंग को करके वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द 5 इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर द सस्टेनेबल सोल्यूशन दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर प्रॉस्पेरिटी इन द डेवलप्ड कंट्री। और वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 189 मेंबर कंट्री है और इंडिया भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। एवरी ईयर वर्ल्ड बैंक काफी सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग पहले करता था, अभी इसको स्टॉप कर दिया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सभी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। जैसा कि मैंने कहा कि 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आप देखेंगे, 1 सेकेंड, यस, 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। वो 5 इंस्टीट्यूट कौन से हैं? सबसे पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इंडिया इन 4
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का तो मेंबर है, बट इंडिया ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, ICSID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर है ना। बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर यूएसए की सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग आपको वर्ल्ड बैंक में देखने को मिल जाएगी। यूएसए इज द लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर विथ 16.41%। इनके पास 16.41% वोटिंग राइट्स है। सेकेंड नंबर पे जापान है, देन जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब ये जो 5 इंस्टीट्यूट है ये काम क्या करते हैं? तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट था IBRD। ये क्या करता है? जो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर नेशंस हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट, लोन प्रोवाइड करना, ग्रांट प्रोवाइड करने का काम ये करता है। नेक्स्ट है IDA। IDA क्या करता है? जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने का काम IDA करता है। नेक्स्ट आता है IFC। इट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड असेट मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनी एंड द गवर्नमेंट। इन्वेस्ट एडवाइस करने का काम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन करेगा। नेक्स्ट है MIGA। MIGA क्या करता है? इट इंश्योर लेंडर एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। एंड लास्ट में आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और अभी जो 14th नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है, 14th नंबर के जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा हैं। अजय बंगा से क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बन चुका है। ओके, सो अजय बंगा प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मिलेंगे, वो भी 14th नंबर के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक देखो रिसेंटली न्यूज में है, इन्होंने भी भारत की ग्रोथ को फोरकास्ट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 2024 में भारत की ग्रोथ 7% होगी और 2025 में भारत की ग्रोथ 7.2% होगी, सिमिलर टू द SBI एंड RBI। एंड 530 करोड़ रुपीस का लोन भी त्रिपुरा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है फॉर वाटर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज में है, करेक्ट। आइए इसके बारे में बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? एशिया रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ करना और पार्टनर जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 68 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे और ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग के बारे में। तो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इसकी होल्डिंग है वो यूएसए और जापान के पास है। यूएसए और जापान के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। फिर चाइना है, चाइना के साथ आप देखेंगे इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 5 आपको लार्जेस्ट शेयर होल्डर देखने को मिल जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मेंबरशिप है वो ओपन है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट और यूनाइटेड नेशन और दूसरे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर कोई मेंबर है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का कोई मेंबर है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकता है। फंक्शन क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का पर्पस है इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रांट, लोन, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी चीजें जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, ये सारा काम एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को कंट्रोल या रेगुलेट कौन करता है? तो इसमें भी आपको एक गवर्नर देखने को मिलते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज रन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कि आपका 68 मेंबर नेशंस है ना, उनके ही व्यक्तियों से ये गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। सिमिलर यहाँ पे आपने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका यहाँ पे वोटिंग राइट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोटा सिस्टम यहाँ पे होता है, सिमिलर टू द जैसे कि हमने IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह में हम डिस्कस करते हैं। नाउ बात करते हैं चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? तो आंसर हो जाएगा मासातागु आसाकावा, आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, डन। अब बात करेंगे अदर ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें आपको G20 देखने को मिल रहा है, G7 मिल रहा है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले G20। तो G20 के बारे में बात करेंगे। 2024 की जो G20 समिट हुई है वो कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। 2023 में G20 की समिट किसने होस्ट की थी? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने होस्ट की थी। आइए बात करेंगे G20 कंट्री के बारे में।
तो G20 में आपको 20 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। 19 मेंबर नेशन है और यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के ही G20 का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो G20 इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ द 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंसी है जब भारत ने की थी 2023 में, तो जिसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबिकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर थी। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका का क्या मतलब होता है? मतलब वो कंट्री जो कि प्रेजेंटली होस्ट कर रही है आपका ब्रिक्स समिट, उसके पहले की कंट्री और फ्यूचर की कंट्री, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्राजील इसे होस्ट कर रहा है, इसके पहले इंडिया ने इसे होस्ट किया था। आप मुझे बताएंगे कि अगली कंट्री कौन है जो कि G20 की समिट को होस्ट करेगी, तभी तो आपका ट्रोइका कंप्लीट होगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नेक्स्ट आपका जो G20 कंट्रीज की समिट या मीटिंग होगी वो कौन सी कंट्रीज को होस्ट करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब G7 कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी, G7 कंट्रीज की मीटिंग जब 1999 में हो रही थी, ठीक है, उस समय डिसाइड किया गया कि इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी मिलकर ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बर्लिन में इस ग्रुप का या G20 का फॉर्मेशन किया गया था। तो एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बड़ा प्यारा सा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ द G20। ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि G20 के मेंबर्स पूछे जा रहे हैं, तो हमें याद रखने पड़ेंगे कि G20 में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 20 हैं। अब कैसे याद रखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए भी आपको ट्रिक मिल जाएगी। करेक्ट आंसर तो ए है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। याद रखने की ट्रिक क्या है? तो अब यहाँ पे चलो एसएससी के स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुरुजी मतलब मैं, ओके, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, मतलब इंटेलिजेंट थी, एफसीआई में सिलेक्शन हो गया उसका। ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, ये आपकी ट्रिक हो जाती है जिससे आप G20 कंट्रीज के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखने हैं? चलो एक एक करके हम यहाँ पर 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ 1 सेकेंड एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गुरु, गुरु का मतलब यहाँ पे जर्मनी, यूएसए, रशिया एंड आपका यूके। ठीक है, गुरु से क्या हो गया? जर्मनी, यूएसए, रशिया और यूके। जी से हो जाता है जापान और इंडिया। फिर सीता, अफ्रीका, इटली, टर्की, अर्जेंटीना, ये हो गया सीता। अब से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। एसएससी, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड कनाडा। एफसीआई, फ्रांस, चाइना, इंडोनेशिया। में एम से मैक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से आपकी 20 कंट्रीज होती हैं। पहली बार में डिफिकल्ट है याद रखना, 1-2 बार पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगे, तो इजिली एटलीस्ट आप ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर ही पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिक आपको अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए याद है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है, तो आपकी ट्रिक इतनी है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में। अब पहला जो आपका सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है, सेकंड जो आपका ऑप्शन है उसमें लिखा है न्यूजीलैंड। तो हमने देखा यार यहाँ तो एन कहीं आ ही नहीं रहा, तो एन से तो कोई कंट्री होगी नहीं, तो आप बी को एलिमिनेट कर पाते हो। फिर अगला हमने देखा वियतनाम, तो वी से कोई कंट्री का नाम नहीं आ रहा, आप इसको भी एलिमिनेट कर पाते हो। समझ में आ रहा है? तो आप एटलीस्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओगे ना ट्रिक से, और फिर धीरे धीरे आपको ये कंट्रीज भी याद हो जाएंगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है G7, जिसे हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, और इसमें 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। सो भाई किस किस की गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड के साथ आप जूस पियो, ठीक है, और G7 कंट्रीज को याद कर लो, यही तो ट्रिक है, खत्म। आपको ट्रिक भी याद हो गई, जूस GF। तो यहां से हो जाएगा जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। ये आपकी कंट्री है जो कि G7 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके है जी, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कुछ बेसिक बातें अबाउट द G7। तो G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 एंड ग्रुप ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि फ्रांस, जर्मनी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इसकी इकोनॉमी भी काफी एडवांस है। जब 1973 में ऑयल का क्राइसिस हुआ था, और यहाँ पे ऑयल क्राइसिस के होने पर क्या हुआ था, ये जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कई सारे क्राइसिस यहाँ पे फेस करने पड़े। उसके बाद 6 देशों ने मिलके, 6 कंट्रीज ने 1975 में मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पर G6 बनाएंगे, 6 कंट्रीज का हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे।
इस ऑयल क्राइसिस को निपटाने के लिए। उसके बाद 6 कंट्रीज का ग्रुप यहाँ पे बन गया। बाद में आप देखेंगे 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया और ये G7 हो गया। G7 हो गया। तो G7 आपका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो G7 का फॉर्मेशन 1975 में हुआ था एंड कनाडा ने 1976 में G7 को ज्वाइन किया था। फिर क्या हुआ, 1990s में रशिया ने ज्वाइन किया और ये G8 हो गया। लेकिन फिर रशिया ने 2014 में क्या किया था, क्रीमिया का एनेक्सेशन, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और क्रीमिया पे जब इसने 2014 में कब्जा किया तो उसको बाहर कर दिया। तो ये जो G8 है वो वापस से G7 हो गया। तो आज अभी आपको G7 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इनकी भी एनुअल मीटिंग होती है। अगर इनकी वेल्थ की बात करें तो ये पूरे ग्लोबल नेट वेल्थ का 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड की जीडीपी का 46% और पॉपुलेशन केवल 10% है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं G7 समिट के बारे में। तो जो 50th नंबर की 50वें नंबर की G7 समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो 50 नंबर की G7 नंबर की समिट हुई थी उसमें यहाँ पर PGII, अभी इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसको प्रमोट किया गया। इसके प्रमोशन पे G7 कंट्रीज ने काफी ज्यादा फोकस किया है। PGII का मतलब है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब हम दूसरे देशों की मदद करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो $600 बिलियन 2027 तक इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट जो मिडिल इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ये इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है एक तरीके से। नाउ बात करते हैं अगली जो समिट 2025 में G7 कंट्रीज की जो समिट होगी उसको होस्ट करेगा कौन? कनाडा। उसको होस्ट करने वाला है कनाडा। अब यहाँ पे बात हो रही है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और उसी का पार्ट आपको ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है इसको सपोर्ट कर रहा है G7 और G7 ने कमिटमेंट किया है कि हम बिल्कुल इसके डेवलपमेंट में प्रमोट करेंगे। ये जो कॉरिडोर है आप देखेंगे इंडिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। इंडिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप, इससे आपको गल्फ कंट्री और यूरोप इससे कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या था कि रेलवे रूट के अलावा रोड रूट, सी रूट के जरिए हमें कनेक्टिविटी पहुंचानी इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक। ठीक है, नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसको साइन किया गया था जब G20 समिट हो रही थी नई दिल्ली में सितंबर 2023 में, और इट इज अ पार्ट ऑफ PGII जो अभी हमने डिस्कशन किया था। इसके दो आपको हिस्से देखने को मिलेंगे, एक हिस्सा जो इंडिया से गल्फ को कनेक्ट करता है, दूसरा हिस्सा जो है वो गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करता है। तो आपको देखने को मिलेगा ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबियन गल्फ से और नॉर्थ कॉरिडोर कनेक्ट करता है गल्फ को यूरोप से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल, पाइपलाइंस हो गई, ऑक्सियल केबल्स हो गए, हाइड्रोजन पाइपलाइन, ये सब यहाँ पे बिछाई जाएंगी और कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल सी बात है। ओके है जी। इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी सिग्नेटरी हैं IMEC में। ओके, नेक्स्ट आता है FATF। इंपॉर्टेंट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रिसेंटली आप लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा कि रेगुलर फॉलोअप, ये रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इंडिया को रखा है, वही टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है FATF ने, इसलिए करंट अफेयर्स में भी है। और FATF के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं, इसलिए भी आपको ये न्यूज में देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। तो FATF ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको 1989 में सेटअप किया गया था। इनिशियली केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता था, बाद में इसको एक्सपांड करके टेररिस्ट फंडिंग भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो FATF है एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो कि निगरानी करता है कि कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं है। इसको सेटअप 1989 में किया गया था ड्यूरिंग द G7 मीटिंग, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड टू डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसी बोथ एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके है, तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग को वॉचडॉग करता था, बाद में 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें जोड़ दिया गया। प्रेजेंटली 39 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, और FATF को इंडिया ने 2010 में ज्वाइन किया था। 2010 से इंडिया भी FATF का मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। FATF की अगर लिस्ट के बारे में बात करें तो आपको दो प्रकार की लिस्ट मिलती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट।
ब्लैक लिस्ट क्या होती है? तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं, जो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं और लगातार मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, लगातार फाइनेंसिंग कर रही हैं, टेररिज्म एक्टिविटी को प्रमोट कर रही हैं। तो ऐसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, और इनको रखा जाता है FATF की ब्लैक लिस्ट में। दूसरा होता है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट ऐसी कंट्रीज को माना जाता है जो कि सेफ हेवन होते हैं फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग, जिनको स्पेशल अटेंशन एंड वॉच डॉग की जरूरत होती है, उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, और लगता है अगर FATF को कि अब ये कंट्रीज में ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। अगर बात करें ब्लैक लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलती है जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, ये कुछ कंट्रीज हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में है। अगर कोई कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो क्या, तो ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड से उसको काफी सैंक्शन झेलने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट इन इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता। इंटरनेशनल लेवल पे आपको काफी रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन देखने को मिलते हैं। FATF की जो मीटिंग होती है वो 3 times per year, एक साल में 3 बार इनकी मीटिंग होती है। और प्रेजेंटली आप देखेंगे एलिसा दे एंडा, ठीक है, एलिसा दे एंडा मेदर्जो जो कि मैक्सिको से हैं, इन्हें FATF का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एंड 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2026 तक इनका टेन्योर रहने वाला है। और इन्होंने सिंगापुर के T राजाकुमार को रिप्लेस करने का काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 7 स्टार है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ओके है जी, डन। चलिए नेक्स्ट आता है WIPO। WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। एंड 1967 में इसका फॉर्मेशन किया गया था टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर साल हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को, और WIPO में आपको 193 मेंबर नेशंस देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश किया है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अलावा अगर आप देखेंगे ये इनके द्वारा पब्लिश किया ही जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे डेरिंग टैंक आपको यहाँ पर 5th एंड करेंट डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे WIPO के। नाउ बात करते हैं इंडिया। सो इंडिया ने 1995 में WIPO को ज्वाइन करने का काम किया था। एंड 2013 में इंडिया पहली कंट्री बनी थी। 2013 में इंडिया फर्स्ट कंट्री थी टू रेटिफाई द मार्केश ट्रीटी 2013 फॉर एक्सेस टू द कॉपीराइट वर्क फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। और इंडिया ने मैड्रिड प्रोटोकॉल को भी ज्वाइन किया, और इंडिया बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए पॉलिसी मेकिंग करने का काम भी कर रही है सिंस 2006। ओके, डन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन। हमने अभी तक देखा यूनाइटेड नेशन की ये ऑब्जर्वर कंट्री है, ये ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम यूनाइटेड नेशन पे ही बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस क्या था? इसको सेटअप किया गया था, पर्पस था प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर नेशन। 193 मेंबर नेशन है। एक्चुअली फिलीपींस ने ट्राई किया था कि वो 194th नंबर का मेंबर बन जाए, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक बिल को पास किया गया था, लेकिन यूएसए ने वीटो पावर का यूज किया, क्योंकि यूएनएससी में मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होती है। तो यूएसए ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। अगर बिल पास हो जाता तो आज यूनाइटेड नेशन में 194 कंट्रीज होती, बट अभी फिलहाल 193 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यूएन चार्टर में आप देखेंगे तो एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल के अलावा 111 आर्टिकल्स होते हैं और 19 चैप्टर। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे इनका भी चार्टर है जिसके रेगुलेशन, जिसके आर्टिकल्स को यूज करके ये काम करते हैं। तो प्रीएम्बल है, 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स, और यहाँ पे टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द सॉल्विंग इकोनॉमी, सोशल, कल्चर या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। इसको सॉल्व करने के लिए यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पहले इसे यूएन नहीं बोलते थे, पहले इसे यूनाइटेड नेशन नहीं बोला जाता था। 1920 की बात है, 10 जनवरी 1920 में
द लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? लीग ऑफ नेशन का। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो पहले नंबर का जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की गई और यहां पर लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया गया 10 जनवरी 1920 को। फिर होता है 1941 में सेकेंड नंबर का वर्ल्ड वॉर और 26 कंट्रीज ने साइन किया अटलांटिक चार्टर को और कहा कि हम वॉर खत्म होने के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो प्रिवेंट में होने मतलब जो फ्यूचर में होने वाली ऐसी वॉर को प्रिवेंट करेगा, भविष्य में ऐसी लड़ाइयां ना हो, इसलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। कब? यहाँ पे 1941 में अटलांटिक चार्टर में ये बात की गई और 26 कंट्रीज ने इस पे साइन कर दिए। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कर दिया गया। ठीक है, यूएन चार्टर साइन किया गया बाय द 51 कंट्री। 26 जून का समय था। 26 जून को 1945 में चार्टर को साइन किया गया और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया। जो परफेक्ट इसके एग्जिस्टेंस की डेट है, वो डेट आपको जो याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, वो है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, इतनी चीजें। 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग होती है और पॉलिसी बनाई जाती है। कहां पर होती है पहली मीटिंग? लंदन में। लंदन में पहली मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, उनको सॉल्व करने के लिए भी क्या किया गया, इसके कई सारे ऑर्गन्स बनाए गए। आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उनमें से एक आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 1947 में यूएन ने एस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट आता है 1948। तो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन साइन किया ह्यूमन राइट का, कि हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इसको भी याद रखना है। और तब से लगातार देखो यूनाइटेड चार्टर को कितनी 51 कंट्रीज ने साइन किया था, लगातार ये ग्रो हो रहा है और 193 कंट्रीज आपको यूनाइटेड नेशन की मेंबर देखने को मिल रही हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिनमें से 5 है। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इसका सेक्रेटरीट। ठीक है, 5 ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो तो आपको मिल जाएंगे न्यूयॉर्क में, लेकिन एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, उसका हेडक्वार्टर आपको हैग नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। ओके जी, डन। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड की गई है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात की गई। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, यूएनजीए, यूएनएससी, आईसीजे, सेक्रेटरीट, ईसीओ, एसओसी और ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जैसे कि एफएओ, आईएमएफ के बारे में बात हुई, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ। इसके अलावा कुछ फंड एंड प्रोग्राम है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, ये सब इसके फंडिंग प्रोग्राम्स हैं। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर यूनाइटेड नेशन इनको प्रमोट करता है, जैसे कि IOM, WTO एटसेट्रा, और अदर एंटिटीज जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करती हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहे हैं। हमें याद क्या रखना है? हमें ये 6 वाले याद रखने हैं, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप भूल भी सकते हो। ना बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जहां से यूनाइटेड नेशन के डिसीजन लिए जाते हैं, वो UNGA ही कहलाता है। ठीक है, द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें 193 मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, हर साल इनकी मीटिंग होती है। हर साल इनकी मीटिंग आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगी, जहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन किया जाता है, पीस मेंटेन की जाती है, सिक्योरिटी अलायंस बनाई जाती है और नए मेंबर को ऐड करने के लिए भी यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह पास किए जाते हैं। कोई भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और डिसीजन जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ यहाँ पर लिए जाते हैं। नाउ बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर। हर साल, मतलब 1 साल के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, जो कि 1 साल के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 78 नंबर के सेशन के बारे में। तो 78 नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो चुकी है, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड आपको मिल जाएंगे कौन? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद एंड टोबैगो के
रहने वाले थे, उनको सिलेक्ट किया गया था 78 जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली 79 नंबर की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है और इसके प्रेसिडेंट आपको कौन मिल जाएंगे? तो इसके प्रेसिडेंट मिल जाएंगे आपको फिलेमोंग यंग, जो कि कैमरून से हैं। क्या नाम है इनका? फिलेमोंग यंग, और ये बिलोंग करते हैं कैमरून से। ठीक है, इतनी चीजें, क्योंकि देखो अभी जो आरबीआई का पेपर हुआ था ना, फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, आरबीआई ने पूछा था कि यहाँ पे जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं मार्क रूट, वो किस कंट्री से हैं, तो कंट्री पूछी गई थी। तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि 79 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है फिलेमोंग यंग, ये किस कंट्री से हैं, तो आपको इनका देश भी याद रखना है, ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। ओके है जी, इतनी चीजें। चलिए नाउ बात करते हैं यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसका काम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं और 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं। वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर्स भी होती है। और रिमेनिंग जो 10 मेंबर्स होते हैं उनको नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के लिए, इन 2 सालों के लिए जो 10 आपको यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, उनको हम देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप देखो रिसेंटली जो सिलेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा है। इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूएनएससी का 1950-51 में, फिर 67-68, 72-73, 77-78 और अभी रिसेंटली 2021-22 में। तो कई बार इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है। अगर कोई वॉर की सिचुएशन है, वॉर के समय कोई क्राइम होता है, वॉर के समय अगर आप देखा जाओ किसी को प्रोसिक्यूट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, इंडिविजुअली कोई एक्यूज पर्सन है जीनोसाइड में जिसका नाम है, तो ऐसे सारे व्यक्तियों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका फॉर्मेशन 1998 में किया गया था। ठीक है, और इसने काम करना शुरू किया है 2003 में। इसका फॉर्मेशन अंडर द रोम स्टैट्यूट 1998 में किया गया था और हैग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें 123 पार्टनर कंट्रीज या मेंबर नेशंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इसके मेंबर नहीं है। ना बात करते हैं फंडिंग कहां से आती है। द कोर्ट इज फंडेड बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट पार्टीज एंड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से इनको फंडिंग कर सकता है, तो यहां से इनको फंडिंग आती है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो आप देखेंगे यहां पर कोर्ट में टोटल 18 जज होते हैं और जो जज है वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जो कि 9 ईयर्स के लिए होते हैं। 9 सालों का टर्म इनको देखने को मिल जाएगा, लेकिन रीअपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती, इस बात को याद रखना। प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी किसके पास होती है? कंसिस्ट ऑफ 3 जज, तो 3 जजों का एक बेंच बनता है और उन 3 जज के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है। एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब इस कोर्ट की प्रॉब्लम यह है कि इसके पास अपने खुद के असेट या अपनी खुद की पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये इंटरनेशनल या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनकी सपोर्ट से क्रिमिनल को पकड़ने का काम, उनको जेल में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, It represents the court of the outside world and help with the organization of the work of the judges. इसके आपको 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं और 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश, आपको 6 अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज आपको इंग्लिश एंड फ्रेंच देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी चीजें। बाकी इसके 6 फील्ड ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था और ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका काम क्या होता है? अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करना, वर्ल्ड को सेफ रखना, ये WHO का काम है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 194 मेंबर कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और 6 रीजनल ऑफिस आपको WHO के मिलेंगे।
इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग मेंबर स्टेट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर काम करता है। एंड 7 अप्रैल, ये वाला दिन ऑलरेडी पूछा गया है, 7 अप्रैल 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इस बात को भी याद रखना है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम। ये करेंटली डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। इनको 2012 में पहली बार अपॉइंट किया गया था, दोबारा 2022 में इनकी रीअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ना बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेशन है WHO के साथ। तो WHO को इंडिया ने ज्वाइन किया था 12 जनवरी 1948 को एंड रीजनल ऑफिस साउथ ईस्ट एशिया का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब यहाँ पे WHO ने हमारी काफ़ी मदद की है। पहली बार मदद की थी स्मॉल पॉक्स के लिए। इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 65% केसेस थे स्मॉल पॉक्स के। तो WHO आया 1967 में और WHO ने एक इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिक्शन प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया और WHO की मदद से हम स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बन गए 1977 में। ठीक है, उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो WHO ने हमें फिर से सपोर्ट किया 1988 में और WHO के टेक्निकल असिस्टेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद, और ऑब्वियस सी बात है पोलियो कैंपेन भी लॉन्च हुआ था 2012 में, और जिसमें भी पार्टनरशिप किसकी थी, यूनिसेफ की थी, WHO की थी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की थी। उसके बाद हमने पोलियो को रिमूव किया अपने देश से, कब, 2014 में। तो भारत 2014 में पोलियो मुक्त देश बन गया था। रिसेंटली न्यूज में चल रहा है मंकी पॉक्स, जिसको एमपॉक्स कहते हैं। तो पहली बार जुलाई 2022 में 2022 में WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी बिकॉज ऑफ द एमपॉक्स एंड रिसेंटली 2024 में भी एमपॉक्स के लिए, एमपॉक्स के बढ़ते हुए केसेस के कारण WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और आप सभी को पता है कि जो क्लेड वन जो न्यू वेरिएंट है एमपॉक्स का, उसका पहला केस रिसेंटली मिला है कहाँ पे, केरला में। इसको भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारी बीमारियों को इन्होंने पैंडेमिक भी डिक्लेयर किया है WHO ने, जैसे कि 1957-58 में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, फिर 1968 में फ्लू को, 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू को, और 2019 में कोविड-19 का आउटब्रेक जब हुआ था तो उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया था किसने, WHO ने। WHO के बाद आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यू नो व्हाट, MPPSC ने इसका एब्रीविएशन पूछा था। MPPSC का क्वेश्चन था ये, यूनेस्को का एब्रीविएशन उसने पूछा था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को का फॉर्मेशन 1945 में 1945 में हुआ था। 193 मेंबर नेशंस आपको मिल जाएंगे और 11 एसोसिएटेड मेंबर आपको मिल जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और रिसेंटली या प्रेजेंटली यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आद्रे अजोले प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। यूनेस्को 5 मेजर प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, एजुकेशन, नेचर साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। और रिसेंटली आपको पता है कि 46 नंबर की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया ने इसको होस्ट किया था भारत मंडपम में। और 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आसाम को मिल गई है, मतलब इंडिया को मिल गई है, चराइदेव मैदान। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब कुछ रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये सभी कौन पब्लिश करता है, यूनेस्को। एंड आप देखेंगे यूनेस्को को इंडिया ने ज्वाइन किया था 1946 में, 1946 में। डन। इसके अलावा इंडिया को सिलेक्ट किया गया था एज अ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फॉर द 2022 to 26 साइकिल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो इंटेंजिबल लिस्ट होती है ना यूनेस्को की, उसकी जो कमेटी है, तो सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए जो कमेटी का प्रेसिडेंट या कह सकते हो कि मेंबर इलेक्ट किया गया है इंडिया को 2022 से 2026 की साइकिल के लिए।
ठीक है। इंडिया हैज सर्व एज द मेंबर ऑफ द ICH कमेटी, मतलब इंडिया ये जो आपका इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को है इसका मेंबर आप देखोगे 2 बार रह चुका है, 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक। अब यहाँ पर ये 15 आइटम है या 15 कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। यहाँ पर ये सभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए हैं बाय द यूनेस्को। और सबसे लेटेस्ट जो है वो गरबा है, गरबा ऑफ गुजरात 2023 में इसको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा योग है, योगा है, योगा के अलावा आप देखेंगे नवरोज जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, छऊ डांस है, ऐसे कई तरीके के डांस फॉर्म जैसे कि कालबेलिया है, इन सबको इंक्लूड किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, सिंपली पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब यूनेस्को कुछ अवार्ड्स या प्राइज भी देता है इंडिया के साथ मिलके, रिसेंटली न्यूज में है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि यूनेस्को कलिंगा प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। एक्चुअली यहाँ पे जो एक्स या फिर जो पुराने आपके CM रह चुके हैं उड़ीसा स्टेट के, बीजू पटनायक जी, उन्होंने यूनेस्को के साथ मिलकर इस अवार्ड की शुरुआत 1951 में की थी। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट हो गया, यूनेस्को हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, और जो आपका कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट है वो सभी कंट्रीब्यूट करते थे इस प्राइज में। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे एक तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, एक्स CM के साथ। नवीन पटनायक जी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसलिए ये अवार्ड आपको न्यूज में देखने को मिला। इसके अलावा आप देखेंगे यूनेस्को इंटरनेशनल प्राइज एंड इंडिया, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। इस अवार्ड को क्रिएट किया गया था 1995 में, जब 125th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। और इस अवार्ड में अगर आप देखो तो हर 2 साल में ये अवार्ड दिए जाते हैं। 1996 से इन अवार्ड्स को दिया जा रहा है। ओके है जी, जिसमें $1 लाख आपको यहाँ पे प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी। ओके डन। नेक्स्ट आता है और लास्ट है WTO। ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आई नो सेशन लेंदी हो गया है, बट हमने केवल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। आपको पता है कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट। हम बात कर रहे हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, और 2 कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड से लेके ट्रेड को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स होते तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है, WTO करता है। आइस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। इसमें आपको 166 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। WTO का काम क्या है, ये करता है लोअर ट्रेड बैरियर, जो आपके डिफरेंट ड्यूटीज हैं, टैक्स है, तो आपके जो ट्रेड बैरियर है उसको लो करना, कम करना। इसके अलावा नेगोशिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व कराना, और कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना होने देना। ठीक है, तो WTO सिस्टम डील विद दीज 2 वेज। पहला है बाय टॉकिंग, और अदर होता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप दोनों कंट्रीज के साथ कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को बनाएं। अब यहाँ पर मैंने आपको जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी, और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक और IMF का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ WTO का फॉर्मेशन भी हुआ है। लेकिन WTO को हम GATT के नाम से जानते थे। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते थे। एंड 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। GATT साइंड बाय द 23 कंट्री इन द जेनेवा इन 1947, और ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 1948 से ये फोर्स में आया। इसका काम क्या था, तो जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कोई कंट्री है जो ज्यादा टैक्स लगा रही है, किसी कंट्री को सामान भेज रही है तो कम टैक्स लगा रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हटाना, टैरिफ्स को कम करना, और यहाँ पे टू फेज आउट द यूज ऑफ इम्पोर्ट कोटा, मतलब एक तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, डन इतनी चीजें। लेकिन इसको हटाकर GATT को रिमूव करके हमने WTO का फॉर्मेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1995 में किया, 1995 में किया। रीजन क्या थे, क्योंकि जो GATT था इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं किया गया था, कोई प्रॉपर गवर्नेंस नहीं थी, कोई सेट ऑफ रूल नहीं थे कि कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। The trade in service and the intellectual property rights were not covered by the regular GATT rules। पहली चीज ये प्रॉब्लम थी। फिर लैक ऑफ डेडलाइंस थी, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोई सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर नहीं थी, और वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था। इसके बाद क्या हुआ, उरुग्वे राउंड कंडक्ट हुआ।
उरुग्वे राउंड कंडक्ट हुआ 1987 1994 में, और यहाँ पर डिफरेंट बातचीत करने के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद डिसाइड किया गया कि GATT को रिप्लेस कर देंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और अंडर द मार्केश एग्रीमेंट, अंडर द, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर द मार्केश एग्रीमेंट यहाँ पे WTO का फॉर्मेशन 1995 में हुआ। तो आप देखेंगे 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में मार्केश ट्रीटी के अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल काउंसिल होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल और एपिलेट बॉडी होती है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल सबसे बड़ी या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WTO की, जिनकी मीटिंग हर 2 साल में कंडक्ट होती है। इसके बाद आता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या करता है, जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, जो डेली के डिसीजंस लेने का काम है, वो जनरल काउंसिल करता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, फिर जो भी नेगोशिएशन होना है, डिस्प्यूट सेटल होना है, तो उसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद एक होती है एपिलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे आप अपील कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है और काम करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1995 एंड इज स्टैंडिंग बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द 7 मेंबर, ईच सर्विंग अ लिमिटेड 4-year टर्म। ठीक, नाउ बात करते हैं WTO के डायरेक्टर जनरल के बारे में। तो पहली, फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट फीमेल जो कि इस पोजीशन पे अवेलेबल है, उनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा नगोजी ओकोंजो-इबेला। नगोजी ओकोंजो-इबेला, ये आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिल जाएंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इन्होंने ऑफिस संभाला है 1 मार्च 2021 से और 31 मार्च 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा। ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन है जो कि इस पोजीशन पे पहुंची है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे बन चुके हैं WTO से, जैसे कि पहला क्वेश्चन बना है, हाउ इज द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेयर इन द एग्रीमेंट वर साइन टू सेट अप IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक, GATT मतलब WTO एंड द IMF कॉमनली नोन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद इनका फॉर्मेशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द ब्रेटन वुड सिस्टम। पहला है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुई थी? न्यू हैम्पशायर या USA में 1948 में हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज द एपेक्स ऑफ द फिक्स्ड रेट सिस्टम। ये अलग क्वेश्चन है, अलग मतलब स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था, अलग किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। दिस सिस्टम कोलैप्स इन द 1972। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो देखो, हमें जो करेक्ट है उसमें फंसना ही नहीं है, नॉन करेक्ट जो हमने पढ़ा है उससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली चीज हमने जो पढ़ी है कि यहाँ पे जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी वो 1944 में हुई थी, तो हमारे लिए पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, बाकी हमें पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, बस इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद इंटरनेशनल ट्रेड रूल। Since 1998, World Trade Organization member have agreed not to impose custom duty on the electronic transmission। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1998 से जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे हम इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगली एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि हमारे देश में भी फार्मर्स को कई तरीके की सब्सिडी दी जाती है, तो उसके भी कुछ रूल्स है जो WTO डिसाइड करता है, और काफी ज्यादा इसलिए आपको झगड़ा देखने को मिलता है बिटवीन द WTO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो सब्सिडी है उसके लिए 3 कैटेगरी या 3 बॉक्सेस डिफाइन किए हैं WTO ने, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में क्या होता है? तो ग्रीन बॉक्स में आपकी वो सब्सिडी आती है जो आपकी ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करती और ना ही इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो और वो इंटरनेशनल मार्केट को इफेक्ट नहीं कर रही है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप सब्सिडी दे सकते हो। तो सब्सिडी दैट आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिव और द कॉस्ट मिनिमल डिस्ट्रप्शन, उसको हम ग्रीन बॉक्स कहते हैं। ब्लू बॉक्स में क्या होता है? तो ब्लू बॉक्स में वो सब्सिडीज आती हैं जो कि मिनिमम डिस्ट्रक्शन करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिका क्या करता है कि फार्मर्स को ट्रक या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को परचेस करने के लिए सब्सिडी दे दी। तो इस तरीके की जो सब्सिडी होती है वो ब्लू बॉक्स में आती है। एम्बर बॉक्स में आपको सर्टेन क्राइटेरिया है कि आप 5% से ज्यादा, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 5% से ज्यादा
आपको सब्सिडी नहीं दे सकती। वहीं यहाँ पे अगर बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यही कहना है यहाँ पे WTO का कि इंडिया बहुत ज्यादा, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि शुगर केन में तो हम 90% सब्सिडी देते हैं, जबकि फिर एस जयशंकर जी कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो 10%, मतलब हम क्राइटेरिया को ब्रीच करते हैं, 13% सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन 70% तो नहीं दे रहे। तो इस तरीके से काफी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO? WTO का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? ठीक है, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द मेंबर कंट्रीज, to enlarge production and trade of goods, to protect environment and to improve the balance of payment situation of the member countries। तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव करेगा? जब आप टैरिफ कम लगाओगे, कस्टम ड्यूटी कम लगाओगे, तो ऑब्वियसली बात है जो प्राइसेस है गुड्स के वो कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, अब कोई कंट्री जिसका फॉरेक्स खत्म हो गया है, वो कंगाल हो गई है, गरीब हो गई है, तो उसमें WTO कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने प्रोवाइड की हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको मिल जाएगी PDF एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हेडक्वार्टर और उनका ईयर है। तो जो रेड कलर से हाईलाइट है उनको आपको याद करना, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब UNDP 1965 में फॉर्म हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। UNEP केन्या नैरोबी 1972 में फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर आप देखेंगे जैसे कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड न्यूयॉर्क सिटी 1946 में फॉर्मेशन हुआ था। FAO इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, रोम इटली में। फिर ICAO की समिट भारत में होने वाली है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1919। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में 1948। ITO आज सुबह के ही करंट अफेयर्स में ITO के बारे में बात हुई थी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जेनेवा 1865। यूनेस्को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है WHO WIPO पढ़ लिया है। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज तो जेनेवा में है, 1950 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। फिर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो कॉप की मीटिंग होती है ना वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर होती है, जो COP 29 होने वाली है अजरबैजान में। सो यहाँ पे बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, 1994 में ये फोर्स में आया है। फिर अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन आप देखेंगे 2002 में हुआ है, इथोपिया में हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में 1961 में फॉर्मेशन हुआ था। फिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1930 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जो प्रोजेक्ट नेक्सास है वो इनके ही अंदर काम कर रहा है। ठीक है, जो कि 2026 में मतलब 2026 में लाइव हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यहाँ पे EFTA के अंदर जो 4 कंट्रीज आती हैं और इंडिया और हमारे बीच में क्या हुआ है, इंडिया और EFTA के बीच में क्या हुआ है, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूरोपियन यूनियन हमेशा न्यूज में रहता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है एंड 1993 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, 1975 में फॉर्मेशन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो चीजें अपन जब डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहाँ है, अपॉइंटमेंट्स क्या है एटसेट्रा। तो एक बार आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आ रहे हो, और लाइक बटन पे क्लिक भी कर देना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।